अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साइड ट्रैक इमरान सीरीज़ नावल बाय मज़हर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ठीक है, जब ये मोड़ आए तो बता देना, मैं जीप रोक दूंगा। यस बॉस, नाइफ ने जवाब देते हुए कहा और सोबर्स जीप आगे बढ़ाए चला गया। फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो माडू मोड़ पर पहुंच गए। इस मोड़ की निशानदही नाइफ ने की थी। वो मोड़ के करीब ही एक चट्टान के नीचे रुके और फिर असलहा लेकर वो पैदल चलते हुए चक्कर काट कर एक पहाड़ी पर चढ़ने लगे। आगे आगे नाइफ था, जबकि इसके पीछे सोबर्स, क्रिसिया और इन दोनों के पीछे तीनों मुसल्लह अफराद थे। फिर एक चोटी पर पहुंचते ही नाइफ ठिठक कर रुक गया और इसने हाथ उठाकर अपने पीछे आने वालों को भी रुकने का इशारा किया। क्या हुआ है? सोबर्स ने चौंक कर पूछा। ये लोग सामने मौजूद हैं, हमें लेटना होगा वरना हम इनकी नज़रों में भी आ सकते हैं, नाइफ ने कहा। तो वो सब पहाड़ी पर लेट गए और क्रॉलिंग करते हुए आगे बढ़ने लगे। सामने एक काले रंग की पहाड़ी मौजूद थी, जिसके करीब ही चट्टान के नीचे रोलैंड जीप खड़ी थी। एक आदमी इस जीप की साइड में एक चट्टान पर लेटा हुआ था और इनकी नज़रें इस तरफ ही थीं जिधर से काली पहाड़ी को रास्ता आता था। ओह ओह नाइफ, तुम वाकई काम के आदमी हो। अगर हम आम रास्ते से वहां पहुंचते तो फिर हमें दूर से ही वो मार्क कर लेते। गुड शो, सोबर्स ने कहा। थैंक यू बॉस, नाइफ ने ममनून लहजे में जवाब देते हुए कहा। अब क्या करना है? 2 आदमी बाहर हैं, बाकी लाजमन अंदर होंगे। इनका तो यहाँ से भी आसानी से खात्मा हो सकता है, क्रिसिया ने कहा। गोली चलाई तो ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ आवाज़ दूर दूर तक फैलेगी। और दूसरी बात ये कि करीब ही एयरफोर्स का पॉइंट है, इनके पास गनशिप हेलीकॉप्टर भी हैं, इसलिए वो फ़ौरन यहाँ पहुँच जाएंगे और फिर मामलात ख़राब हो जाएंगे, सोबर्स ने कहा। तो फिर क्या करना चाहिए? क्रिसिया ने कहा। इस आदमी को बग़ैर आवाज़ निकाले हलाक करना होगा। मैं पीछे हटकर चक्कर काट कर जाता हूँ, इसके उकुब में पहुँच इसका खात्मा करूँगा, फिर तो मैं इशारा करूँगा, सोबर्स ने कहा। तो क्रिसिया ने इस बात में सर हिला दिया और सोबर्स पीछे हटने लगा। काफ़ी पीछे हट जाकर वो उठा और तेज़ी से जुनूब की तरफ बढ़कर चट्टानों को फलांगता हुआ नीचे उतरता चला गया। इमरान मैडम जेफरी के साथ काली पहाड़ियों की सुरंग में मौजूद था, जबकि इमरान के साथी टाइगर और जोआना दोनों बाहर थे और इमरान ने इन्हें होशियार और चौकन्ना रहने का कह दिया था। जीप इस काली पहाड़ी के करीब एक चट्टान की ऊँट में छुपा कर खड़ी की गई थी। इमरान के हाथ में एक बैग था जिसमें बैटरी से चलने वाला फिल्म प्रोजेक्टर था। वो कैमरा कहाँ है जिससे तुमने कॉपी बनानी है? मेरी जेब में है, मिनी कैमरा है, इमरान ने कहा। और इसी लम्हे दूर से हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी तो वो दोनों चौंक कर इधर देखने लगे। सुरंग में हल्का अंधेरा था क्योंकि वो अभी खुले हुए हिस्से के करीब थे, अलबत्ता का अंदर काफ़ी गहरा अंधेरा था। डॉक्टर विल्सन आ रहा है, मैडम जेफरी ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद दूर से यकलख तेज़ रोशनी चमकी और फिर सुरंग की दीवारों पर झिलमिलाने लगी। जेफरी हूँ, आगे आ जाओ, मैडम जेफरी ने कहा। तो इसकी आवाज़ सुरंग में गूंज उठी। अच्छा, आ रहा हूँ, डॉक्टर विल्सन की आवाज़ सुनाई दी और फिर टॉर्च की रोशनी तेज़ी से आगे की तरफ आती चली गई। तकरीबन दरमियान में पहुंचकर डॉक्टर विल्सन, जिसका अंधेरे में से फ्योला नज़र आ रहा था, रुक गया। इससे आगे जाना ख़तरनाक है, कौशन इन्हें मिल सकता है, तुम अंदर आ जाओ, डॉक्टर विल्सन ने कहा। आओ, मैडम जेफरी ने कहा और आगे बढ़ गई। इसके पीछे इमरान था। वो दोनों डॉक्टर विल्सन के करीब पहुंचकर रुक गए। फार्मूला कहाँ है? चेक दो पहले, फिर फार्मूला दूंगा। चेक मैंने ले लिया है विल्सन, और वो मेरे नाम है। मैं रकम निकलवा कर तुम्हें दे दूंगी। अगर तुमने बराह रास्त इतनी भारी मालियत का रकम अपने अकाउंट में जमा कराया तो तुम पर शक भी पड़ सकता है, मैडम जेफरी ने कहा। सॉरी जेफरी, ये रकम का मामला है और मैं इस मामले में अपने आप पर भी एतमाद नहीं कर सकता। पहले मुझे चेक दो, इस पर नाम मत लिखो, बाकी सब कुछ लिख दो। नाम मैं खुद ही लिख दूंगा। ठीक है, मैं और चेक दे देता हूँ, तुम पहला चेक मुझे वापस कर देना, इमरान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो हर कीमत पर मसले को सुलझाना चाहता हो। चेक मुझे दो, मैं इसे अंदर रखकर फार्मूला उठाकर ले आऊँगा। और अगर तुम चेक लेकर अंदर चले गए और फिर वापस ना आए तो फिर? ये कैसे हो सकता है? मैंने जो वादा किया है वो पूरा तो करना है। ठीक है, ये सुन लो कि अगर हम भारी रकम दे सकते हैं तो इसे वापस भी मुनाफा वसूल कर सकते हैं, और इंसानों की तो हमारे सामने कोई विकत ही नहीं होती, इमरान ने कहा। और इसके साथ ही इसने जेब से
चेक बुक निकाली और फिर टॉर्च की रोशनी में इसने इस पर $50 लाख की रकम लिखी और फिर दस्तखत करके इसने चेक को बुक से अलहदा किया और इसे डॉक्टर विल्सन की तरफ बढ़ा दिया। डॉक्टर विल्सन ने टॉर्च की रोशनी में से गौर से देखा। ओके, मैं ले आता हूँ फार्मूला, डॉक्टर विल्सन ने कहा और वापस मुड़ गया। मेरे तस्वुर में भी ना था कि यह शख्स ऐसा भी हो सकता है। विल्सन के गायब हो जाने के बाद मैडम जेफरी ने आहिस्ता से कहा। इसके लहजे में गुस्सा नुमाया था। ये ड्रामा कर रहा है। फार्मूला भी इसकी जेब में है और चेक भी, इमरान ने आहिस्ता से कहा तो मैडम जेफरी बेख्तियार चौंक पड़ी। ये अंदाज़ा तुमने कैसे लगा लिया? पहले जब रास्ता खुला था तो गड़गड़ाहट की आवाज़ बुलंद हुई थी, फिर रास्ता बंद होने की मखसूस गड़गड़ाहट की आवाज़ बंद हुई थी, लेकिन अब ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई। इससे ये साबित होता है कि ये सिर्फ ड्रामा है। वो दाखिले वाले रास्ते के करीब रुक गया है और थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगा, ये जाहिर करने के लिए कि वो चेक लेबॉर्ट्री में रख आया है और फार्मूला ले आया है। इसने मुझ पर बदएतमादी की है। इसका नतीजा बहरहाल इसे भुगतना पड़ेगा, मैडम जेफरी ने आहिस्ता से लेकिन घबराते हुए कहा। इसने तुम पर बदएतमादी नहीं की, बल्कि अपना हिस्सा वसूल करने की कोशिश की है। इसे मालूम है कि तुमने इसे पूरे $50 लाख नहीं देने और वो पूरे चाहता था, इमरान ने कहा। और फिर इससे पहले कि मैडम जेफरी कोई जवाब देती, दूर घुप अंधेरे में टॉर्च चमकी और फिर वो दो साइडों की दीवारों पर झिलमिलाती हुई रोशनी इनकी तरफ आती चली गई। ये डॉक्टर विल्सन था। फार्मूला ले आए हो? हाँ, ये लो। डॉक्टर विल्सन ने जेब में हाथ डालकर एक माइक्रोफिल्म निकाली और इमरान की तरफ बढ़ा दी। मैं इसे चेक कर लूँ कि क्या ये वाकई असल फार्मूला है, इमरान ने कहा और इसके साथ ही इसने बैग की जिप खोली। बैग में से बैटरी से चलने वाला माइक्रोफिल्म प्रोजेक्टर निकालकर इसने इसे ज़मीन पर एडजस्ट किया और फिर इसका बटन ऑन कर दिया। दूसरे लम्हे सामने सुरंग की दीवार पर स्क्रीन सी रोशन हो गई। इमरान ने फार्मूले की फिल्म प्रोजेक्टर के मखसूस खाने में डाली और बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद एक धमाके के साथ स्क्रीन पर टाइप शुदा अल्फाज उभर आए। चंद लम्हों बाद अल्फाज बदल जाते। इमरान ज़मीन पर अकड़ों बैठा इन अल्फाज को देखता रहा। जब फिल्म ख़त्म हो गई तो इसने एक तवील सांस लिया और प्रोजेक्टर ऑफ कर दिया। असल फार्मूला है ना? हाँ, असल है, इमरान ने फार्मूले को जेब में डालकर प्रोजेक्टर को वापस बैग में डालते हुए कहा। इसकी कॉपी बनाओ और फार्मूला मुझे दो। सॉरी डॉक्टर विल्सन, इसकी कॉपी दुनिया का कोई कैमरा नहीं बना सकता, इसलिए ये फार्मूला ही वापस जाएगा। ये वैसे भी हमारी मलकियत है। क्या क्या कह रहे हो? क्या मतलब? क्या तुम पाकिस्तानी हो? मैडम जेफरी ने यकलख चौंक कर कहा। हाँ, मुझे फ़ख्र है कि मेरा ताल्लुक़ अजीम मुल्क पाकिस्तान से है। आओ अब वापस चलें। तुम्हारा शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से फार्मूला हमें वापस मिल गया। तुम ये फार्मूला नहीं ले जा सकते, इसे वापस करो, वापस करो, डॉक्टर विल्सन ने यकलख चीखते हुए कहा। लेकिन दूसरे लम्हे गोली की आवाज़ के साथ ही डॉक्टर विल्सन चीखता हुआ उछलकर नीचे गिरा और तड़पने लगा। ये गोली मैडम जेफरी ने चलाई थी। तुमने मुझ पर बदएतमादी की है डॉक्टर विल्सन, इसलिए अब खमियाजा भुगतो, मैडम जेफरी ने घबराते हुए लहजे में कहा। और डॉक्टर विल्सन बराह रास्त दिल में गोली खाकर ज़्यादा देर ना तड़प सका और इसका जिस्म साकत हो गया। मैं इसकी जेब से अपना चेक निकाल लूँ? नहीं, इस पर किसी का नाम नहीं लिखा, इसलिए ये मेरे काम आएगा। और मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की थी कि तुम यूरोपी हो और तुमने सिर्फ कॉपी लेनी है, लेकिन तुमने मुझे भी धोखा दिया है, इसलिए तुम्हें भी धोखा देने की सज़ा भुगतना होगी, मैडम जेफरी ने कहा। और इसके साथ ही इसने ट्रैगर दबा दिया, लेकिन गोली इमरान की बजाय सुरंग की उगबी दीवार में लगी और इसके साथ ही इसके हाथ से मशीन पिस्टल निकलकर हवा में उड़ता हुआ एक तरफ जा गिरा। इमरान ने फायर से बचने के लिए न सिर्फ जंप लगाया था, बल्कि इसकी लात भी बिजली की इसी तेज़ी से घूमी थी और इसकी लात की ज़रब का नतीजा था कि पिस्टल मैडम जेफरी के हाथ से निकल गया था। ज़मीन पर पड़ी हुई टॉर्च चूँकि मुसलसल जल रही थी, इसलिए सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। मैडम जेफरी के हाथ से जैसे ही पिस्टल निकला तो वही अकलख्त घूमती हुई इमरान पर आ गिरी और इमरान चूँकि घूमने की वजह से अपने जिस्म को फौरी तौर पर कंट्रोल ना कर सकता था, इसलिए वो उछलकर साइड दीवारों से जा टकराया। नीचे गिरते ही इसने तेज़ी से करवट बदली और इसके करवट बदलने की वजह से ही वो मैडम जेफरी की लात की ज़ोरदार ज़रब खाने से बच गया। लेकिन इमरान की करवट बदल जाने की वजह से मैडम जेफरी की लात पूरी कुव्वत से दीवार से टकराई और वो चीखती हुई धमाके से नीचे फर्श पर जा गिरी। इसके साथ ही इसने फुर्तीले अंदाज में उठने की कोशिश की, लेकिन इमरान जो इस दौरान उठकर खड़ा हो गया था, इसकी लात इसकी गर्दन पर पड़ी और मैडम जेफरी के हलक से निकलने वाली घुटी घुटी सी चीख के साथ ही इसका जिस्म इस तरह तड़पने लगा
जैसे इंतहाई ताकतवर इलेक्ट्रिक करंट इसके जिस्म से गुजर रहा हो। इमरान ने इसकी शहरक एक ही झटके से कुचल दी थी। चंद लम्हों बाद मैडम जेफरी साकत हो गई तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। मैडम जेफरी का पहला फायर तो इमरान के संगाहट के मुजाहरे की वजह से नाकाम रहा था, लेकिन मैडम जेफरी के लड़ने का अंदाज़ बता रहा था कि अगर इसे मामूली सा भी मौका मिल जाता तो वो आखिरी सांस तक लड़ती, क्योंकि इसने जिस अंदाज में और जिस लहजे में इमरान के पाकिस्तानी होने की बात की थी, इससे ही नज़र आ रहा था कि वो अपनी अना परस्ती की वजह से किसी दूसरे का लिहाज नहीं करती। इमरान ने झुककर डॉक्टर विल्सन के लिबास की तलाशी लेना शुरू कर दी और चंद लम्हों बाद वो इसकी जेब से अपना दिया हुआ गारंटेड चेक बरामद कर लेने में कामयाब हो गया। अब तुम भी वापस कर दो मेरा चेक, इमरान ने मैडम जेफरी पर झुकते हुए कहा। इसे मालूम था कि मैडम जेफरी की जैकेट की अंदरूनी जेब में मौजूद है। मैडम जेफरी ने इसके सामने चेक तय करके इसे जैकेट की जेब में रखा था जब वो इनके साथ जीप पर जाने के लिए कुर्सी से उठी थी। इसने उठकर कुर्सी की पुष्ट पर मौजूद जैकेट उतारकर पहन ली थी और शर्ट की जेब से चेक निकालकर इसे जैकेट की जेब में रख लिया था। चंद लम्हों बाद इमरान ने मैडम जेफरी की जेब से भी चेक निकाल लिया। इसके साथ ही इसकी जेब से जीप की चाबियां भी मिल गईं। इमरान बैग उठाने के लिए झुका ही था कि इसके सेल फोन की मखसूस घंटी बज उठी, तो इसने तेज़ी से जेब में हाथ डाला और सेल फोन निकाल लिया। इसकी स्क्रीन पर जोआना का नाम डिस्प्ले हो रहा था। जोआना ने क्यों कॉल की है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और इसके साथ ही राब्ते का नंबर प्रेस कर दिया। मास्टर, मैं जोआना बोल रहा हूँ। यस, क्यों कॉल की है, कोई ख़ास बात? मास्टर, 4 मर्द और 1 औरत पैदल चलते हुए ऊपर पहाड़ी पर पहुँचे और फिर वो पहाड़ी पर लेटकर काली पहाड़ी की तरफ देखते रहे। इसके बाद इनमें से एक आदमी पीछे हटकर जनूबी सिमत में उतर गया। वो अब टाइगर के हुक्म में पहुंचने वाला है, जबकि बाकी 3 मर्द और 1 औरत अभी तक ऊपर मौजूद हैं। मैं इनकी साइड में एक बड़ी चट्टान की ऊँट में मौजूद हूँ। अगर आप कहें तो मैं इन 3 मर्दों और इस औरत को गोलियों से उड़ा दूँ। तुमने फायरिंग नहीं करनी, वरना फायरिंग की आवाज़ें सुनकर एयरफोर्स से हेलीकॉप्टर यहाँ हमें घेर लेंगे। हम अपना मिशन कामयाब कर चुके हैं और अब हमने सिर्फ वापस जाना है। मैं टाइगर को अलर्ट कर देता हूँ, तुम अभी इंतज़ार करो, इमरान ने कहा और फिर फ़ोन को ऑफ़ करके इसने टाइगर का नंबर प्रेस करके राब्ते का नंबर प्रेस कर दिया। यस बॉस, तुम गार के दहाने के करीब हो? यस बॉस, जोआना ने मुझे कॉल करके बताया है कि 1 औरत और 4 मर्द सामने वाली पहाड़ी पर पहुंचे हैं और वो तुम्हारी पोजीशन को चेक करते रहे हैं। फिर एक मर्द इस पहाड़ी से उतरकर चक्कर काटकर तुम्हारे क्यूब में पहुंचने वाला है। हमारा मिशन मुकम्मल हो गया है और हमने अब वापस जाना है, लेकिन मुझे बाहर आने में अभी कुछ वक्त लग जाएगा, इसलिए तुमने होशियार रहना है। और सुनो, फायरिंग बिल्कुल नहीं करनी, वरना करीब ही मौजूद एयरफोर्स स्पॉट से गनशिप हेलीकॉप्टर भी यहाँ पहुँच सकते हैं और फिर हम पहाड़ियों में फंस कर रह जाएंगे। यस बॉस, लेकिन इस आदमी का क्या करना है? इसे बेकार करना है, बेहोश करना है या हलाक कर देना है? इसे तुम हलाक कर सकते हो, लेकिन फायरिंग के बगैर। और होशियार रहना, लामहला ये सोबर्स और इसका ग्रुप होगा। यस बॉस, हुक्म की तामील होगी। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने मज़ीद कुछ कहे बगैर सेल फ़ोन ऑफ करके इसे वापस जेब में रख लिया और फिर झुककर इसने बैग के खुफिया खाने में मौजूद एक मेगा पावर वायरलेस बम निकाला। ये बम इस कदर ताकतवर था कि पूरी पहाड़ी को हवा में उड़ा सकता था। ये बम वो पोलैंड के दारुल हुकूमत से आते हुए खुसूसी तौर पर साथ ले आया था। बम बैग से निकालकर वो तेज़ी से चलता हुआ अब सुरंग में अंदरूनी तरफ बढ़ता चला गया। डॉक्टर विल्सन की टॉर्च इसके हाथ में थी, जिसकी तेज़ रोशनी की वजह से इसे सब कुछ बखूबी नज़र आ रहा था। थोड़ी देर बाद सुरंग का अख्ताम हो गया। यहाँ आगे एक चट्टान से रास्ता बंद कर दिया गया था और बज़ाहिर ये कुदरती और बेजोड़ चट्टान नज़र आ रही थी, लेकिन इमरान जानता था कि चट्टान की ये साख कुदरती नहीं है। इसे इस अंदाज में बनाया गया है कि बज़ाहिर ये कुदरती ही लग रही थी, लेकिन ये किसी ख़ास मैकेनिज़्म के ज़रिए दरमियान से फटकर खुलती और बंद होती है, जिसकी वजह से गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। इमरान ये भी जानता था कि इसे खोलने का कोई सिस्टम बाहर से भी यकीनन है, वरना डॉक्टर विल्सन वापस कैसे जा सकता था। लेकिन चूंकि फार्मूला इस तक पहुंच गया था और इसे अब अंदर जाने की ज़रूरत नहीं रही थी, इसलिए इसने बम के दरमियान में अंगूठा रखकर इसे मखसूस अंदाज में घुमाकर दबाया तो बम चार्ज हो गया और इमरान ने इसे चट्टान से थोड़ा सा हटकर एक बड़े से पत्थर की ऊँट में इस अंदाज में रख दिया कि जब तक पत्थर ना हटाया जाए बम नज़र ना आ सकता था। और फिर वो वापस मुड़ा और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ बैरूनी दहाने की तरफ बढ़ता चला गया। सुरंग के दरमियान में डॉक्टर विल्सन और मैडम जेफरी की लाशें पड़ी हुई थीं, जिन्हें वो फलंगता हुआ दहाने की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। इसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे।